ईरान में अमेरिका और इजरायल ने भारी तबाही मचाई। ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बम गिराने की घटना घटी और अब उसके दोबारा निर्माण के लिए करीब $300 बिलियन के फंड की जरूरत बताई जा रही है। अब आपको बताती हूँ कि अमेरिका इस फंड के लिए क्या कदम उठा सकता है और खाड़ी देशों को इस फंड को लेकर के क्या आशंका है। तो रीडेवलपमेंट के लिए $300 बिलियन का फंड प्रस्तावित है। हालांकि अमेरिका बार बार ये कहता रहा है कि वो ये पैसे नहीं देने वाला है, लेकिन मार्को रूबियो की मिडिल ईस्ट में ये यात्रा बहुत कुछ बिना कहे कह गई है। अब रीडेवलपमेंट के लिए ये $300 बिलियन का जो फंड प्रस्तावित है वो खाड़ी देशों से पैसा वसूलने की तैयारी है अमेरिका की तरफ से, इसीलिए मार्को रूबियो को खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है। अमेरिका विदेशी कंपनियों को इजाजत दे सकता है कि वो जाकर के ईरान के भीतर निवेश कराए, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करने वाला है। विदेशी कंपनियों को ईरान में निवेश की इजाजत मिल सकती है। ठीक है, जाइए ईरान में निवेश करिए, ईरान को रीडेवलपमेंट में मदद करिए। खाड़ी देशों को पैसों के दुरुपयोग की आशंका है, यही अमेरिका को भी सता रहा है, यही खाड़ी देशों को भी, कि ईरान पैसा पाकर के हथियारों और प्रॉक्सी पर खर्च कर देगा। ये खाड़ी देशों को भी आशंका है और अमेरिका की भी यही सेम आशंका है। पैसों को दुरुपयोग से बचाने की पुख्ता गारंटी खाड़ी देश भी चाहते हैं कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो सही तरीके से रीडेवलपमेंट में ही यूज हो रहे हैं या फिर ईरान अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ और तैयारियां कर रहा है। तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पैसों का दुरुपयोग से बचाने की पुख्ता गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए कि वो पैसे कहीं और नहीं खर्च होने वाले हैं। वही एक और खबर आपको बताती हूं कि किस तरीके से ईरान में ये सब कुछ तब हो रहा है जब ये पूरी बातचीत हो चुकी है। जब रीडेवलपमेंट की बात आई, पहले डोनाल्ड ट्रंप मुकर गए, उसके बाद जेडी वेंस मुकर गए और अब मार्को रूबियो दौरा करने जा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताऊंगी कि रशिया यूक्रेन में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। और विस्फोट में अब बात करेंगे तीसरी खबर की, जो कि रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रूस पर यूक्रेन का एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है, जो कि वोरोनिश शहर पर किया गया है मिसाइल से अटैक। लगातार यूक्रेन की तरफ से रशिया पर बड़े अटैक किए जा रहे हैं और एक बार फिर से एक बड़ा अटैक किया गया है वोरोनिश शहर पर। हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की जानकारियां भी आ रही है। ये तस्वीरें भी हमले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। वोरोनिश सिटी में जिस तरीके से ये कोहराम मचाया गया है, ये ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक ड्रोन भेजे जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, लगातार एक के बाद एक मिसाइल भेजी जा रही है यूक्रेन की तरफ से मॉस्को में, और उसकी वजह से ये लगातार हो रहे हमलों में सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बार बारी वोरोनिश सिटी की थी, जहां तबाही भी आई और 5 लोगों की मौत भी हो गई है और अभी भी कई लोगों के घायल होने की खबर है, ये आशंका है। लेकिन ये जिस तरीके से हमले वहां पर हुए हैं, ये बताने के लिए काफी है कि जब रशिया ने शुरुआत की थी इस युद्ध की 2022 फरवरी में, तब उसे लगा था कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, उसे खत्म करके उसे सोवियत संघ का हिस्सा बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन आज जिस तरीके से मिसाइल और ड्रोन से अटैक करते जा रहा है, रशिया को वो पीछे हटने के लिए मजबूर भी कर रहा है। वहीं रूसी सेना भी यूक्रेन पर बड़े अटैक कर रही है। अब रूस की तरफ से क्या किया गया? रूस ने ड्रोन टीम को एक बड़ी सफलता अचीव करने के लिए कहा और उसने अचीव कर भी ली। खार्किव में ओस्को नदी के पास यूक्रेन को नुकसान हुआ। यूक्रेनी ड्रोन क्रू को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा किया गया। तो खार्किव में बड़ा हमला किया गया रशिया की तरफ से ओस्को नदी के पास और यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेनी ड्रोन क्रू को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया, ये दावा है। और ये इसलिए कर दिया गया ताकि ऐसी तस्वीरें जो वोरोनिश से आई हैं वो फिर से ना आए, और इसके लिए जरूरी है कि यूक्रेन की ड्रोन क्रू को पूरी तरीके से पीछे हटने पर मजबूर किया जाए या उसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यही वो ड्रोन है जो कि रशिया में सबसे ज्यादा तबाही लेकर के आ रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं रशिया में, जिसकी वजह से रशिया की तस्वीरें बिगड़ी और बदली हुई नजर आती हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण शांति छाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप धधक रहा है। रूस और यूक्रेन बीते 4 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे को दहला रही हैं। रूसी सेनाएं यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी हैं, तो वहीं अब यूक्रेन भी रूस के शहरों को लगातार दहला रहा है। इन सब के बीच में खबर है कि इस जंग में एक तीसरे देश की एंट्री भी हो सकती है। अब ये तीसरा देश कौन सा है जिसकी एंट्री हो सकती है, इस रिपोर्ट को देखिए।
करीब 4 साल पहले रूस ने जब यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज किया था तो माना जा रहा था कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, उसे बहुत जल्द ही झुका देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यूक्रेन ने अपने यूरोपीय सहयोगी और अमेरिका से मिले हथियारों से रूसी सेना का मुकाबला शुरू किया। हालांकि समय बीतने के साथ ही अमेरिका तो यूक्रेन की मदद से पीछे हट गया, लेकिन यूरोपीय देश अभी भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उधर यूक्रेन भी अब तकनीक के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। सैनिकों की कमी को वो ड्रोन और रोबोट के जरिए पूरा कर रहा है। रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन्स की बारिश कर रहा है। यूक्रेन की बारूदी बारिश की जद में अब राजधानी मॉस्को ही नहीं, कई और अहम शहर भी आ गए हैं। यूक्रेन के रूसी शहरों पर जबरदस्त हमले जारी हैं। रूस के वोरोनिश शहर में यूक्रेनी सेना ने एक के बाद एक कई धमाके किए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने शहर के करीब एक सेमीकंडक्टर प्लांट पर हमला किया। यूक्रेन ने बीते दिन रूस के साइबेरिया क्षेत्र की ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। रूसी अधिकारियों के अनुसार आसमान में कुछ तेज रफ्तार उड़ती हुई चीजों को मार गिराया गया, लेकिन इस दौरान एक कंपनी को नुकसान पहुंचा, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। रूसी मीडिया के अनुसार यह हमला स्पोरका नाम के एक सेमीकंडक्टर प्लांट पर हुआ। इस कारखाने में ट्रांजिस्टर, डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट जैसी चीजें बनती हैं। ये सभी पुर्जे रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों के कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बनने वाले पुर्जों का इस्तेमाल रूस के रडार और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम में भी किया जाता है। कुछ दावों के अनुसार यह हमला बेहद खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया था। बताया जा रहा है कि G7 की मीटिंग के बाद से ज़ेलेंस्की के हौसले 7वें आसमान पर हैं। मीटिंग के बाद यूक्रेन लगातार आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। बीते दिन यूक्रेन ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र की ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। इसे इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन की सीमा से लगभग 2500 किलोमीटर दूर था। इस बीच खबर है कि अब बेलारूस सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस की सरकार ने संविधान और सेना में कुछ ऐसे बदलाव किए जो इस बात का संकेत है। बेलारूस के विपक्षी संगठन यूनाइटेड ट्रांजिशनल कैबिनेट की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ सालों में बेलारूस ने ऐसे कदम उठाए हैं जो युद्ध की तैयारियों की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि देश ने अपने सैन्य कानूनों में बदलाव किए। इन बदलों के चलते जरूरत पड़ने पर विदेशों में सेना भेजने का रास्ता खुल गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बेलारूस ने कुछ सालों में अपनी सेना का तेजी से विस्तार किया। सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, नए सैन्य कमांड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में रिजर्व बल तैयार किए जा रहे हैं।
विपक्ष का यह भी आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया गया है और कैदियों को भी सेना में शामिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस सरकार ने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की। देश के डिफेंस सेक्टर को रूस के साथ और अधिक जोड़ा गया। विपक्ष का कहना है कि बड़ी मात्रा में नए सैन्य उपकरण भी सेना में शामिल किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बेलारूस में रूसी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी है, जबकि रूस के सामरिक परमाणु हथियार और अन्य आधुनिक मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर ली गई है। साथ ही रूसी वैगनर ग्रुप के ट्रेन लड़ाके बेलारूसी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि ये सभी दावे बेलारूस के विपक्ष की रिपोर्ट पर आधारित हैं और सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। बेलारूस लगातार जंग की शुरुआत से ही रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बेलारूस में इससे पहले रूस अपनी आर्सेनिक मिसाइलें तैनात कर चुका है और अब विपक्षी पार्टी का दावा है बेलारूस और रूस के मजबूत होते रिश्ते की पुष्टि करता है। आशंका है कि यह गठजोड़ यूक्रेन के लिए खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे।